नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अजीत पवार की बगावत का महाराष्ट्र में कितना पड़ेगा असर? शरद पवार आगे क्या करेंगे? आइए जानते हैं। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी फूट पड़ चुकी है। एनसीपी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन यानी एनडीए का दामन थाम लिया है। 8 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे और यहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर दी। अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। एनसीपी में पड़ी फूट ने सूबे में सियासत में भूचाल ला दिया है। खास तौर पर एनसीपी के अंदर दूसरे गुट में खलबली मची हुई है। यह दूसरा गुट है जो खुद पार्टी के मुखिया शरद पवार का है। अब सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा? शरद पवार के पास पार्टी बचाने के लिए क्या विकल्प है? क्या एनसीपी अब पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी? आइए समझते हैं। हम आपको आगे बताएं इससे पहले यह जानना जरूरी है कि एनसीपी में दरार पड़ने की पूरी कहानी क्या है। इसकी शुरुआत नवंबर 2019 से हुई थी। तब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा को 105 सीटें पर जीत मिली थी। शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ दिया। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी। बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए था। आनंद फानन में अजीत पवार ने एनसीपी का समर्थन दे दिया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। यह सब कुछ अजीत पवार ने अपने खुद के बल पर किया। मतलब इसके लिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मंजूरी नहीं ली थी। कुल मिलाकर यह एक तरह से बगावत थी। इसका असर हुआ कि 5 दिन के अंदर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अजीत चाहते हुए भी भाजपा के साथ नहीं जा पाए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। उधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, जबकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद का पद फिर से मिल गया। जब शिवसेना में 2 फाड़ हुआ तो वापस भाजपा की सरकार बनी तो अजीत गुट में हलचल तेज हो गई। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अजीत गुट चाहता है कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति करे, जबकि शरद पवार ऐसा नहीं चाहते। बता दें कि 2 मई को शरद पवार ने अचानक एनसीपी के अध्यक्ष पद से राजीनामा दे दिया। 24 घंटे तक इसको लेकर खूब घमाघमी रही। बाद में नेताओं के कहने पर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हालांकि तभी यह तय हो गया था कि शरद पवार पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बाद में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया। इसमें एक बेटी सुप्रिया सुले है तो दूसरी पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम है। सुप्रिया को केंद्रीय चुनाव समिति का प्रमुख भी बनाया गया। इस दौरान अजीत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। अजीत इससे काफी खफा थे। अब जानिए महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता से बात की। अधिवक्ता ने कहा यह ठीक उसी तरह की परिस्थिति है जैसा पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ था। तब भी शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी। अब शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो चुका है। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। वो आगे कहते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए का दामन थामने के बाद अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। अगर यह सही है तो एक तरह से अजीत पवार का पक्ष मजबूत होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी अजीत पवार विपक्ष में नेता भी है। हाँ, केवल विधायकों के समर्थन से पार्टी पर हक का फैसला नहीं हो सकता। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों का समर्थन चाहिए। ऐसे में भले ही अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ एनडीए का साथ पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें आगे चलकर इसे साबित भी करना पड़ेगा और पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए उन्हें पदाधिकारियों का विश्वास जीतना होगा। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अब शरद पवार के पास 3 रास्ते हैं और वह 3 रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
पहला, वह तुरंत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम बदलकर बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से वह विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे। दूसरा रास्ता न्यायालय का होगा। वह शिवसेना की तरह इस मामले में पहले ही हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूप अख्तियार कर सकते हैं। तीसरा, वह अजीत के दावे के खिलाफ चुनाव आयोग में भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पहले से ही एनसीपी का चुनाव चिन्ह सीज करेगी और फिर पूरे मामले की जांच के बाद उचित फैसला लेगी। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़ा दांव खेला है। ऐसे समय पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में फूट पड़ने का फायदा भाजपा को हो सकता है। अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी डिमांड भी काफी है। ऐसे में आने वाले दिनों में वह भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।